नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी में जातीय दंगे की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। दंगा भड़काने के लिए बनाई गई वेबसाइट एमनेस्टी इंटरनेशनल से उसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस्लामिक देशों से उसके लिए फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट चलाई जा रही थी। जांच एजेंसियों के हाथ इस वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारियां लगी हैं। वेबसाइट पर दंगे कराने के तरीके बताए गए थे, साथ ही दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया था। ये बड़ा खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, एक साजिश रची गई थी और इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी। इस वेबसाइट को जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से ऑपरेट किया जा रहा था और इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने भी साजिश की है वो बचेंगे नहीं। सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? ट्विटर हैंडलों का भी प्रयोग किया गया है, जमकर रुपया बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में जातीय दंगों में झोंकने वाले बचेंगे नहीं। प्रदेश की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। निश्चित रूप से उन लोग चेहरों को बेनकाब किया जाएगा और कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा जिन्होंने प्रदेश की छवि खराब करने के लिए, देश की छवि खराब करने के लिए इस तरह की फंडिंग करी है और तमाम तरह का षड्यंत्र रचा है। योगी कैबिनेट में मंत्री मोहसिन रजा ने दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। सांप्रदायिक दंगे कराने वाले लोग अब हिंदुओं में फूट डालकर जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात भी उन्होंने कही। निजी स्वार्थ साधने के लिए देश में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की चीजें, सामग्री डाली जा रही है। इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका यह है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इन्होंने कभी प्रदेश में विकास नहीं किया है। नफरत की राजनीति करके आज भी कोई संवेदना नहीं है। ये एक ओछी सियासत की जा रही है। तो लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। मोहसिन रजा को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत यहां पर जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी। एक एक को एक्सपोज किया जाएगा, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस प्रशासन सब सरकार के अधीन है। ऐसे में अगर वहां पर ऐसी कोई कोशिश हुई थी तो फिर उस बात की जानकारी पुलिस और प्रशासन को क्यों नहीं हो पाई। संवाददाता शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। शबाब के पास जाते हैं सबसे पहले। शबाब, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि भैया अगर जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी तो सब कुछ तो आपके हाथ में है। पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, वक्त रहते उसको समझ क्यों नहीं पाए, संभाल क्यों नहीं पाए, उसका खुलासा क्यों नहीं कर पाए, या फिर जो लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? और देखिए, निश्चित तौर पर अमित, मामला बहुत संजीदा होता चला जा रहा है क्योंकि एक तरफ हाथरस का प्रकरण है, दूसरी तरफ वेबसाइट है जहां से इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और जैसे भी इस मामले में राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं गैर काबिले बर्दाश्त है। और साफ तौर से इस मामले को समझिए कि ये जो पूरा प्रकरण है उसमें ये जो वेबसाइट का जैसे ही कल देर शाम खुलासा हुआ उसके बाद से ही लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। लगातार इन पर जो है नकेल कसी जा रही है और आज पूरे प्रदेश के कई जिलों में छापे मारे जा रहे हैं। कई लोगों को रडार पर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार की नज़र में ये मामला आया, इंटेलिजेंस की रडार पर जैसे ही ये मामला आया उसके तुरंत बाद से ही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पूछताछ जो है वो बहुत तेजी के साथ की जा रही है। हालांकि जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद से इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार कहां से ये वेबसाइट जो है वो टैकल की जा रही थी, कहां से चलाई जा रही थी और जो इस्लामिक देशों से जो
टेरर फंडिंग की जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कहां कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां से इस वेबसाइट को चलाने के लिए जो फंड था वो मुहैया कराया जा रहा था। खबरें ये भी बता रही हैं कि सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी तमाम तरीके की जो लिंक हैं वो जुड़ रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बहुत ज्यादा डिटेल्ड जानकारियां मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। कहा यही गया है कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है, अभी इंतजार करना होगा और किस तरीके से इस मामले का पटाक्षेप होगा ये सबके सामने होगा। लेकिन राजनीति ने इस मसले को थोड़ा सा जरूर बिगाड़ा है। विपक्ष की बयानबाजी और सत्ता पक्ष का आरोप प्रत्यारोप जो है वो कहीं ना कहीं मामले को दूसरी तरफ ले जा रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा रहा है कि जब सब कुछ आपका था, जब इंटेलिजेंस आपकी थी, जब पुलिस आपकी है, तो फिर इस मामले का खुलासा क्यों नहीं कर पाए। और सत्ता पक्ष जो है वो इसी बात का विपक्ष पर आरोप पड़ रहा है कि आप जो है वो चीजों को बेहतर ढंग से चलने नहीं देना चाहते, लिहाजा आप चाहते हैं कि प्रदेश की स्थितियां खराब हों। तो दोनों तरफ से चीजों को देखना होगा। सियासत जो इस पर हो रही है वो अलग है, लेकिन इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां। ठीक है शबाब, ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? अमित, देखिए, जिस तरह से हाथरस को देखा जा रहा था कि 14 तारीख की एक घटना होती है, उस दिन एक 307 और SC/ST में मुकदमा दर्ज होता है, फिर 22 तारीख को उसमें छेड़छाड़ और फिर 376D जो उसमें गैंग रेप की धारा बढ़ाई दी जाती। 29 तारीख को जिस दिन पीड़िता की मौत होती है उसके बाद से ही जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगातार नज़र बनाए हुए थे और उनको इस बात के सबूत मिल रहे थे कि ये सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की जा रही हैं, जिसको लेकर के हाथरस में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है उसी चंदपा थाने में जहां का ये पूरा मामला है। चंदपा थाने में अज्ञात के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कुछ जर्नलिस्ट का भी जिक्र किया गया है, उनकी फ़ोन कॉल का जिक्र किया गया है, किसी कथित नेता की फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया गया है कि 25 लाख आपको सरकार की ओर से मिल रहे हैं, हम आपको 50 लाख दिलवाएंगे, फलाने नेता आ रहे हैं, उनके रुकने का इंतजार कीजिए। तो इन सारी बातों का जब विश्लेषण किया गया तो उससे बात निकल के आई थी कि सारी चीज़ें प्री प्लान लग रही हैं। उसके बाद जब जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाती तब इस वेबसाइट। ठीक है ऋषभ, बड़ी खबर आ रही है, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि चंदपा थाने में इससे संबंधित FIR भी दर्ज कर ली गई है। जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप के तहत FIR दर्ज करवाया गया है। हाथरस में दंगों की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंदपा थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसा कि ऋषभ बता रहे हैं। ऋषभ, आज सुबह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जातीय हिंसा फैलाने के तहत ये साजिश की गई थी। क्या अभी तक किसी नाम तक नहीं पहुंच पाई हैं क्या जांच एजेंसियां? नहीं, देखिए, अभी तक किसी नाम तक नहीं पहुंचे। अभी अज्ञात के खिलाफ इसको दर्ज करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन को खुला रखा हुआ है। जांच एजेंसियों को पूरी छूट दी गई है कि अगर ऐसी कोशिश हो रही थी, कौन से दोषी लोग हैं और कौन उसमें इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, तो उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। वेबसाइट से पहले ही खुलासा हो चुका है कि कोलकाता से लेकर नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, इंदौर, कई शहरों में इनकी प्लानिंग थी कि वहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन के नाम पर वहाँ पर जैसे CA NRC के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए थे वैसी भी योजना हो सकती थी। एक पिटीशन साइन करवाई जा रही थी जिसके ऊपर भी तमाम तरह के उसमें आपत्तिजनक चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों को हाथरस की विक्टिम से जोड़कर देखा जा रहा है और उसको इंसाफ दिलाने के नाम पे, उसको न्याय दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की साजिश थी। कई सबूत मिल गए हैं जाँच एजेंसियों को। अब देखना यही होगा कि कितने सबूत पुख्ता होते हैं और कहां तक ये जांच उस सिरे तक पहुंच जाती है कि किसी एक को दोषी माना जाए या किसी संगठन को दोषी माना जाए, तो मान के चलिए उसके बाद से ही फिर ये गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा। FIR की जो लैंग्वेज है उसमें भी तमाम चीज़ें साफ हो रही हैं कि हाथरस में पीड़िता की मृत्यु के बाद जो कुछ भी हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते, हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से हाथरस तक न्याय मार्च निकाला जा रहा है। डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में यह मार्च निकाला जा रहा है, जिसको देखते हुए DND बॉर्डर को सील कर दिया गया है। DND बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं DND पर और DND पे बस कुछ ही देर में कांग्रेस नेता उदित राज यहाँ पर निकलेंगे और यहाँ से हाथरस जाने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DND पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि उदित राज का कहना है कि वो एक दलित नेता हैं और दलित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो यहाँ से जाएंगे। हालांकि यहाँ पर
जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है, उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। और आप देख सकते हैं कि डीएनडी पर 2 लाइनों को आवागमन के लिए खोला गया है कि किसी भी तरीके की लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि 2 लाइनें खुले होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जाम आप ज़रूर देख सकते हैं। जो कारों की जो लाइनें हैं, वो जो कतार है वो थोड़ी लंबी हो गई है। यहाँ पे रणविजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की हैं? बस कुछ ही देर में उदित राज यहाँ से निकलेंगे। देखिए, कुछ इनपुट हम लोग के पास है कि कुछ संगठन के कुछ लोग और उनके पदाधिकारी यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं। उसमें हम लोग को ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि ये लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए कुछ बीसीएसी लोग कम संख्या में, यानी जो संख्या निर्धारित है उसके हिसाब से उनको जाने देने के लिए हम लोगों ने बता दिया है उनको। आपने यहाँ पर साफ कहना है पुलिस का कि जो संख्या निर्धारित की गई है, यानी कि 5 लोगों की संख्या जो निर्धारित की गई है, अगर वो 5 लोग होंगे तो यहाँ से डीएनडी जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि नोएडा में धारा 144 भी लागू है, तो उन लोगों को डीएनडी से जाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। हाथरस की बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने राजघाट पर मौन सत्याग्रह किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे सत्याग्रह किया जा रहा है। और दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई है वो राजघाट की है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने राजघाट पर पहुंचकर सत्याग्रह किया। हाथरस में लाठीचार्ज का विरोध हुआ है। जैन चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है। जाट समुदाय ने धरना प्रदर्शन किया है। सादाबाद में जाट समुदाय की महापंचायत हुई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस में लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है। अब जैन चौधरी पर लाठीचार्ज का पुरजोर विरोध हो रहा है और इसी के तहत जाट समुदाय ने धरना प्रदर्शन भी किया। सादाबाद में जाट समुदाय की एक महापंचायत बुलाई गई। उस महापंचायत में विरोध के सुर बुलंद किए गए हैं। विरोध दर्ज कराया गया है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया वो ठीक नहीं है। मेरठ में भी आरएलडी का प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। कमिश्नरी पार्क पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जैन चौधरी पर लाठीचार्ज का यहां भी विरोध हुआ है। तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है आरएलडी की तरफ से, फिर चाहे वो हाथरस हो या फिर मेरठ, हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग इकट्ठा होकर लाठीचार्ज के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? जी अजय, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल जैन चौधरी का डेलीगेशन एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा था, उसके घर जा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगा है, वहीं पर आरएलडी के कार्यकर्ता लगातार भारी संख्या पर यहाँ पर एकत्रित थे, जिन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था, जिसमें जैन चौधरी के साथ लाठीचार्ज हो गया था हल्का बल में। उसके बाद से लगातार आज सुबह से ही जाट समुदाय के लोगों में आक्रोश है। आरएलडी के कार्यकर्ता लगातार से धरने पर बैठे हैं। प्रदेश के कई जनपदों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर हम हाथरस की बात करें तो हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के जो जाट बाहुबली क्षेत्र है, वहां पर भारी संख्या में जाट नेता व जाट वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर सुरक्षा की मद्देनजर, लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर धारा 144 का पूरी तरह से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने वहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अजय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर हाथरस से है। भीम आर्मी चीफ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरएलडी नेता जैन चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आरएलडी के 300 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण समेत 400 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंद्रशेखर रावण ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। भीम आर्मी चीफ पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सासनी कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।